Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC and GRF with 99.29 percentile in Commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. कॉमर्स के मिक्स्ड एमसीक्यूज आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन रिसेंट टाइम्स. भारत में हाल के समय में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है. क्वेश्चंस आर जो आपके क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिए हुए हैं. तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है कंफर्टेबल हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए. ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. जीएसटी के बारे में पूछा गया है. फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. इट इज बेनिफिट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर. इट बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर. इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. चलिए वन बाय वन बताते हैं. सबसे पहले इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिल्कुल करेक्ट है मैम. ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है. क्यों होता है, क्यों, रीजन समझिए. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए होता है क्योंकि जीएसटी जो है वो बेटा वो प्रोडक्शन स्टेट पे नहीं लगाकर जहाँ पे फाइनल कंजप्शन होता है गुड्स का वहां पे लगाई जाती है. नहीं समझ में आया. सपोज करिए कोई एक बैग है, ठीक है. सपोज करिए फीमेल बैग है, हैंड बैग है, कुछ भी है. उसका प्रोडक्शन जो है ना वो महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन इसका फाइनल फाइनल कंजप्शन कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली के अंदर. यानी कंज्यूम कहाँ किया जा रहा है, बन तो महाराष्ट्र में रहा है बैग, लेकिन उसकी जो परचेजिंग है, उसकी जो खरीदारी है, उसको जो कंज्यूम किया जा रहा है वो दिल्ली में लिया जा रहा है. तो जो आपका जीएसटी लगेगा बेटा वो दिल्ली में लगेगा. ठीक है, यानी इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. यहाँ पे जो ये टैक्स लगता है ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पे ना लगकर कंज्यूमिंग स्टेट्स पे लगता है. इसी वजह से इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है. नेक्स्ट बोला है इट बेनिफिट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर. अभी मैंने बोला प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के लिए नहीं है बेटा, ये कंज्यूमिंग के लिए है. तो ये रॉन्ग हो गया. इट्स बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर. बिल्कुल कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर पे ज्यादा बेनिफिट होता है ये. क्यों, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. ये आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पे ना लगकर ये कंज्यूमिंग स्टेट्स के लिए लगाया जाता है, इसी वजह से जहां पर फाइनल कंजप्शन होता है. लास्ट है आपका इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. ये एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है. बेटा एक बात बताइए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे हो सकता है. ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप टैक्स पे करोगे. भाई इनकम टैक्स पेयर के लिए यही तो होता है, जैसे जैसे उनकी इनकम मनी बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है. लेकिन जीएसटी जो है वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाई जाती है, ना कि किसी की इनकम पे लगाई जाती है. इसीलिए इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. सो ऑप्शन नंबर वन और थर्ड जो है बेटा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. और इसमें ट्रू पूछा था, तो ट्रू जो है वो आपका वन और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ जो है वो कर दिया. सॉरी, एक ऑप्शन और है इसमें. इट इज एन अम्ब्रेला टैक्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अम्ब्रेला टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक छतरी के अंदर सब कुछ सबस्यूम्ड कर लिया है इसने. इसके अंदर सेंट्रल टैक्स, एक्साइज, वैट सब कुछ आ चुका है, ये सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हो चुका है. इसीलिए इट इज एन अम्ब्रेला टैक्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग. तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि आप लोग को दिखा नहीं. तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन नहीं आया, मुझे लगा ये चार ही ऑप्शन होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है. लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फर्म, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर फर्म्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फर्म्स, या फिर ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स. देखो सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है जिसमें स्टेजेस हो बेटा, जिसके अंदर स्टेज हो. कोई भी रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट बनाने के, जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो ना, तो वो रॉ मटेरियल के स्टेजेस हो. पहले कच्ची चीज हो, फिर उसको थोड़ा सा सेमी फिनिश बनाया जाए, फिर पूरा, यानी इसके अंदर स्टेजेस होने चाहिए. तो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता. फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर फॉर्म्स में स्टेजेस नहीं होते. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर्म्स में नहीं होते. आपका ऑप्शन नंबर फोर, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स, राइट आंसर हो जाएगा. ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स. मैम ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स कैसे होगा. देखो बेटा सबसे पहले क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, फिर उसको रिफाइनिंग करी जाती है उसके अंदर. ठीक है, बहुत तरीके की प्रोसेस करी जाती है, जब जाके वो ऑयल बनता है. ऐसे नहीं आ जाता ऑयल. ठीक है, जो आप यूज करते हो, इसके अंदर कई स्टेजेस आते हैं, इसीलिए ऑयल रिफाइनिंग फर्म जो है वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. तो प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ पे प्रोसेस हो, जहाँ पे स्टेप्स हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. In order to calculate the capital adequacy ratio, the banks are required to take into consideration which of the following risk. Your options are credit risk, marketing risk और operational risk. सबसे पहले कैपिटल एडवोकेसी रेशियो का मतलब समझिए. कैपिटल एडवोकेसी रेशियो मिनिमम आपको बैंक को रखना पड़ता है. कल को कोई
लॉस हो जाए, कल को कोई फ्रॉड हो जाए, फेलियर हो जाए, कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप बैंक बोलती है कि आप प्लीज अपने पास कुछ मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो रखिए इमरजेंसी नीड्स के लिए, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर तीनों चीजें ही आती है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ये तीनों रिस्क को देखकर ही कैपिटल एडुकेसी रेशियो करा। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है मैम? सपोज करिए आपके बैंक से लोगों ने लोन लिया और उन्होंने पे नहीं करा, तो वो भी तो क्रेडिट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट है, फ्लक्चुएशन है, उससे अगर आपको कोई लॉस हो सकता है। ऑपरेशनल, डे टू डे इंटरनल सिस्टम में आपके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, उस हिसाब से आपको एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करके रखना होता है। पब्लिक का याद करके जाइएगा, क्वेश्चन में एक बार आ चुका है कितना मेंटेन करना है पब्लिक और प्राइवेट में, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द थ्री म्यूचुअली रेनफोर्सिंग पिलर्स बेसिल थर्ड के आपको कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड बताने हैं। बेसिल थर्ड के तीन होते हैं पिलर्स, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडवोकेसी, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिसिप्लिन और मैनेजमेंट कंट्रोल। बताइए इसके तीन कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहला मैम मिनिमम कैपिटल होता है, दूसरा सुपरवाइजर होता है, तीसरा मार्केट डिसिप्लिन होता है। सो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल जैसा बेसल में कुछ नहीं आता। तो ये तीन पिलर्स होते हैं, मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी एंड मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आप लगा दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को फास्ट इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं खींचती रहूँ फालतू में एमसीक्यूज को और आपको वेट कराऊं। सीधे आप क्वेश्चन समझिए, आंसर्स मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगी, ज्यादा नहीं खींचने का है, ठीक है। और आपको सारे जो ऑप्शन है वो जरूर समझाऊंगे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, और शॉर्ट सेंटेंस में आपको समझ आ जाए बस। Which of the following are the sufficient to determine the shutdown point of a multi-commodity firm in the short run? Options are variable cost of operation, marginal revenue receipt, average variable cost of operation या average marginal revenue receipt। इसमें बोला गया है ऐसे कौन से दो जो है आपको कॉस्ट की जरूरत होती है जब आप शटडाउन पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। शटडाउन पॉइंट यानी आप अपना बिजनेस टेम्परली बंद कर रहे होते हो, उस टाइम पे कौन से दो होते हैं जो आप डिटरमाइन करते हो, आपको बताना है, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले एक होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। दो की जरूरत होती है, वेरिएबल कॉस्ट की और मार्जिनल की। सपोज करिए, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आपने एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बना दिया, ठीक है, और ये आपका जो कट करके जाएगा ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो यहीं पे आपको जो है वो शटडाउन पॉइंट क्या करना पड़ता है मैम, बनाना पड़ता है, यहीं पे आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपको सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, और आपको एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव, ठीक है, एमआर की। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव, ये दो की जरूरत होती है शटडाउन पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू असेस द कस्टमर, सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज टू असेस द कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी और कॉल्ड, ये आपको बताना है। यानी ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो यूज किए जाते हैं जिससे आप कस्टमर के परसेप्शन के बारे में पता लगा सको, यानी कस्टमर्स के बारे में पता लगा सको कि उनको क्वालिटी जो उन्हें रिसीव हुई है उनका क्या नजरिया है। सॉरी, ठीक है। तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको बताने हैं जिससे आप जो है वो कस्टमर्स के परसेप्शन के बारे में पता लगा सकते हो कि कस्टमर्स को आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी लगी। सेट स्केल है, सर्विस क्वालिटी है, ठीक है, आपकी सिक्स सिग्मा है, RSQS है। तो बताइए, ये तो सिर्फ रटने वाले क्वेश्चन है। सर देखिए सर्विस क्वालिटी आपने पढ़ी होगी भाई, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसके गैप्स होते हैं, गैप 1 गैप 2 गैप 3, याद करिएगा, ठीक है। दूसरा SER VP ERF ये भी है आपका, और RSQS सेकेंड थर्ड और फोर्थ बेटा ये आपकी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप किसी भी कस्टमर्स के बारे में पता लगा सकते हो कि उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी लगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड और फिफ्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी, चैनल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है किस तरीके की, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, सर्कुलर और ट्राइंगल। देखिए भाई हम लोगों ने तो दो ही पढ़े हैं, वर्टिकल होता है एक हॉरिजेंटल होता है। अगर मैं बात करूं वर्टिकल है, तो सपोज करिए यहाँ पे होलसेलर है और रिटेलर है, यहाँ पे होलसेलर है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सामान को लेके, ठीक है। अगर मैं बात करूं हॉरिजेंटल की, सेम लाइन ऑफ डिपार्टमेंट के बेटा अंदर किसी के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई सेम डिपार्टमेंट, इनके बीच में झगड़ा हो सकता है। सो वर्टिकल और हॉरिजेंटल टाइप के ही चैनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बाकी डायगोनल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर जैसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ दो तरीके के ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल एनालिटिकल एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्च टेक्निक टू गेन इनसाइट्स इनटू द कस्टमर्स बाइंग पैटर्न। योर ऑप्शंस आर फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग, डेटा क्लोनिंग। चलिए बताइए, हिंदी में भी दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन में ग्राहक के खरीदारी पैटर्न के बारे में जानने के लिए खोज शामिल तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो देखो बेटा, डेटा माइनिंग जो होती है ना, डेटा माइनिंग इज द राइट आंसर, और कुछ नहीं होगा। डेटा माइनिंग एक कंप्यूटर साइंस के अंदर ना एक टूल है जिससे आप ना कस्टमर के पैटर्न के बारे में जान सकते हो कि यार ये कस्टमर बार बार क्या खरीद रहा है। उसका बाइंग पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको ये ब्रांड पसंद है, इसको ये इस तरीके से क्वालिटी देखता है, नहीं नहीं ये वाला कस्टमर तो प्राइस देखता है, ये वाला कस्टमर तो बजट देखता है, ये वाला कस्टमर तो क्वालिटी देखता है, ये बार बार रिपीट यही वाला क्यों कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इससे ये डेटा माइनिंग के थ्रू आप समझ सकते हो कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न के बारे में। सो ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सिर्फ डेटा माइनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिएगा प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव्स डिस्क्राइब्स द फिशर इरविंग इफेक्ट। फिशर इरविंग इफेक्ट बताना है आपको। फिशर इरविंग इफेक्ट हमेशा बेटा नॉमिनल इंटरेस्ट, आपका रियल इंटरेस्ट और आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, इनका रिलेशन। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट प्लस एन एक्सपेक्टेड रेट, रियल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द नॉमिनल। आप पढ़ लीजिए, हिंदी वाले भी प्लीज देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपकी सबसे पहला स्टेटमेंट है क्या, नॉमिनल रेट इक्वल होता है रियल इंटरेस्ट प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ी सी, इन्फ्लेशन। तो मैम बिल्कुल करेक्ट है, ये फॉर्मूला इसका लर्न करिएगा। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द नॉमिनल रेट, रेट माइनस एक्सपेक्टेड रेट, ये भी फॉर्मूला है, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज इज एक्सप्लेन बाय द इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, ये भी करेक्ट है। Exchange rate differential between two currencies explained by the comparative cost advantage and purchasing power parity, ये गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि एक्सचेंज रेट दो करेंसी के बीच में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, वो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना कि परचेजिंग पावर पैरिटी और कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा आपका ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द प्रॉब्लम इन द फोरकास्टिंग। जब बेटा हम पुराने हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं और उससे हम आगे फ्यूचर के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है, स्पेसिफिकेशन एरर, साइक्लिकल वेरिएशन, एस्टिमेट्स बिकम मोर रिलायबल द फर्दर यू फोरकास्ट इन द फ्यूचर, स्टेशनरिटी इन द डेटा सीरीज एंड कंसिस्टेंसी इन द डेटा सीरीज। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रॉब्लम किस में हो सकती है। तो एस्टिमेट्स बिकमिंग मोर रिलायबल द फर्दर यू फोरकास्ट, जब जितना जितना फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करेंगे उतने आपके एस्टिमेट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिकेशन एरर बेटा ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आपका कोई भी एक फीचर, किसी भी मॉडल का एक फीचर या एक कैरेक्टरिस्टिक अगर गलत हो गया ना, तो आपका सारा फोरकास्टिंग गलत हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। साइक्लिकल वेरिएशन, बिल्कुल, अगर आपके बिजनेस कभी रिसेशन में आ रहा है, कभी बूम में आ रहा है, कभी आपको लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं आप फोरकास्ट ही नहीं कर पाओगे आगे चल के। ठीक है, स्टेशनैरिटी इन डेटा सीरीज और कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशन एरर और साइक्लिकेशन वेरिएशन की, फोन है फोन, साइकिल स्पेसिफिकेशन एरर या फिर साइक्लिकल वेरिएशन की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। ठीक है, स्पेसिफिकेशन एरर मैंने बता दिया, साइक्लिकेशन वेरिएंट ये बता दिया, डेटा सीरीज में कंसिस्टेंसी होना, ठीक है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप डेटा, बेटा स्टेशनैरिटी और कंसिस्टेंसी एक ही बात है, ठीक है, लगातार होना, कंसिस्टेंस होना, कंटिन्यूटी होना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, किसी का कॉल आ गया था इसी वजह से बीच में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होल्ड ट्रू सक्सेसफुली प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले है द फर्म मस्ट बी प्योर मोनोपोली, द फर्म मस्ट परचेज मार्केट पावर, इट मस्ट डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर इन वन मार्केट टू सेल टू कंज्यूमर्स इन द अदर्स मार्केट। आपको बताना है, प्लीज आप हिंदी में भी देख लो। और देखिए, आई एम रियली सॉरी अगर मैं ज्यादा फास्ट हूं, तो मैं फास्ट इसलिए हूँ, अब आप लोग एग्जाम्स आ चुके हैं, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लोग लगाओगे ना उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। ये हिंदी में क्वेश्चन है, प्लीज देख लीजिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करी जा रही है, यानी आप जो है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, तो उसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स बताने कौन से सही है, करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले बोला गया द फर्म मस्ट बी प्योर मोनोपोली। बेटा प्योर मोनोपोली तो नहीं होती प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि आप अलग अलग कस्टमर से अलग से, मुझसे 50 रुपए में दे दिया, किसी को 100 रुपए में दे दिया, तो इट्स नॉट अ मस्ट, मतलब हम मस्ट नहीं कह सकते कि पूरा ही मोनोपोली, पूरा मोनोपोली नहीं है, ठीक है। सेकेंड है द मोस्ट फर्म पोजेसेस मार्केट पावर, बिल्कुल इनमें मार्केट पावर होगी तभी तो ये किसी से अलग से चार्ज करेंगे, किसी से अलग से चार्ज करेंगे। थर्ड पॉइंट है इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर इन वन मार्केट टू सेल टू कंज्यूमर इन द अदर मार्केट, बिल्कुल ये डिफिकल्ट हो जाता है। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि रीसेल वाला काम नहीं होता, ये आर्बिट्रेज को रोकता है, इट प्रिवेंट्स द आर्बिट्रेज। यानी सपोज करिए कस्टमर ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको दूसरी कस्टमर को बेच दिया 200 रुपए में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डिफिकल्ट होता है कंज्यूमर्स का इन वन मार्केट टू सेल, रीसेल का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका, ठीक है, सेकंड और थर्ड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड आर ट्रू। मोनोपोलिस्टिक के बारे में बताना है अब आपको, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक जहाँ पे आपके मेनी फर्म्स होते हैं, जहाँ पे एंट्री एग्जिस्ट आपकी फ्री होती है, मार्केट छोटा होता है, थोड़ा पावर भी होता है, ठीक है ना, ये बताने हैं आपको, फीचर्स बताने हैं इसके। ये हिंदी में है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको बताना है हिंदी में, प्लीज देख लीजिए। देखिए प्रैक्टिस करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप क्रैक करोगे एग्जाम से, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइएगा, ठीक है। पैनिक मत करिएगा, जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, मैं पैनिक कर जाती हूँ एग्जाम के टाइम पे, बहुत बार मैंने गड़बड़ की है अपने एग्जाम्स में, तो मैं पैनिक कर जाती हूँ, तो आप पैनिक मत करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं बहुत पैनिक करने लगती हूँ, मुझे आगे के भी नहीं आते, मतलब ऐसा होने लगता है। सो पैनिक मत करिएगा प्लीज। मेरी वीकनेस यही है कि मैं बहुत जल्दी पैनिक करती हूँ एग्जाम्स के टाइम में। प्रॉपर स्लीप लेकर जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक की बात करें, फर्म्स आर रिलेटिव स्मॉल होता है, बिल्कुल हाँ, कुछ पोर्शंस होते हैं। नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर, बेटा मार्केट पावर तो होती है ना, थोड़ी बहुत तो होगी ना, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग, सेम प्रोडक्ट नहीं बनाते, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट, बिल्कुल कोई भी आ सकता है मार्केट में, कोई भी जा सकता है। फ्यू फर्म्स हैव मार्केट पावर, बेटा फ्यू जो है वो ओलिगोपोली के लिए, यहाँ पर मेनी फर्म्स होता है, मेनी फर्म्स हैव मार्केट पावर, ये रॉन्ग हो गया। देयर इज नो इजी एंट्री एंड एग्जिट, अभी तो बोला इजी होती है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटे भाई ऑप्शन नंबर वन और थर्ड, ठीक है, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय, योर ऑप्शंस आर मैनेजर्स ट्रेनिंग, मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटीज, मैनेजर्स ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेड यूनियन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कितना लीडरशिप उनको दिखाता है, कितने लोगों का लीडर है वो, कितना कंट्रोल करता है। तो ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो मैनेजर्स की ट्रेनिंग बिल्कुल होगी, वो अपने से नीचे लोगों की ट्रेनिंग कराता है, उनकी पर्सनल क्वालिटीज पे ध्यान देता है, सब ऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग पे कराता है, ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट रखती है। ट्रेड यूनियन जैसा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज योर राइट आंसर, ठीक है।
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कितने आपके अंडर है सबऑर्डिनेट जिनको आप कंट्रोल करते हो। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द शट डाउन refers to complete cessation or closing down of a business. It involves which of the following? No buying or selling, no manufacturing assets to be sold, disposed, returning capital to owner, shifting of business from one place to another. से बोला गया है जब आप अपने बिजनेस को बंद करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए। मोना मैं अपना कर दूं पनीर मंगाऊंगी तू करा दी मेरे फोन पे पनीर ले आओ 100 ग्राम कहा गई मापड़ा कभी। चलिए देख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस बेटा शट डाउन करते हो तो उसमें किसी भी तरीके का ना फिर कोई खरीदारी होती है ना कोई सेलिंग होती है, करेक्ट है। कोई मैन्युफैक्चर जब बंदी कर दिया तो फिर मैन्युफैक्चरिंग क्यों करोगे, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बेटा शट डाउन कर दिया है, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। शट डाउन मतलब बंद कर दिया है हमने अपना बिजनेस, हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, सो थर्ड नहीं होगा। एसेट्स टू बी सोल्ड और डिस्पोज्ड, अगर आपके पास जो कुछ बचा हुआ है या तो बेच दीजिए या जो भी करना है कर सकते हैं। रिटर्निंग कैपिटल टू ओनर्स, आप अपने ओनर्स को जो उनके कैपिटल्स हैं वो वापस कर दीजिए क्योंकि आप जब अपना बिजनेस बेटा बंदी कर रहे हो, ठीक है। जब आप अपना बिजनेस बेटा बंदी कर रहे हो तो फिर आपको ये सब करना ही है, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। शिफ्ट नहीं होता बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉल्स बताना है आपको। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। Partners are not bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage when the partner is entitled to interest and capital subscribed by him. Such interest shall be payable whether or not there are profit. An outgoing partner has right a claim or share in the profit of the firm till his account is finally settled, and partners may be expelled from the firm only with the consent of all the partners. ये आप हिंदी में भी देख लो भाई, ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। इंग्लिश में काफी बड़ा लग रहा था, हिंदी में तो बहुत छोटी छोटी लाइन्स दिख रही। चलिए सबसे पहले आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट बता पढ़ते हैं। पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ द फर्म्स टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। बेटा अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है तो आप बिजनेस कैरी नहीं करोगे आगे, नॉट लिखा हुआ है तो गलत हो गया, तो ये सही है, हमें फॉल्स बताना है तो करेक्ट है। व्हेन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट। ये भी बेटा गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स ने सब्सक्राइब कर रखा है कैपिटल, उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रॉफिट में से ही मिलता है। ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख दिया नॉट, ठीक है। दोनों में नॉट नॉट लगा दिया है। एन आउटगोइंग पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई पार्टनर जा रहा है उसका क्लेम है कि उसको उसके अकाउंट्स को सेटल किया जाए, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें बताना है गलत, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें फॉल्स बताना है। अ पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना सारे पार्टनर्स चाहेंगे तो किसी को भी निकाल देंगे। ये तो पार्टनर एग्रीमेंट के हिसाब से ही निकाल सकते हो आप किसी को, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है बट हमें बताना है गलत वाली चीजें। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज योर राइट आंसर। इसमें याद रखिए हमें फॉल्स बताने हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू वाउचिंग ऑफ सेल्स। वाउचिंग ऑफ सेल्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं आपको बताना है। डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेल्स बुक्स, डायरेक्ट नोट्स एंड क्रेडिट कोड्स नोट्स। वेरी इजी, गुड्स से रिलेटेड है तो डिस्पैच ऑफ गुड्स और सेल्स बुक्स, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रिलेटेड करते हैं वाउचिंग ऑफ सेल्स से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और फर्स्ट। चलिए अब आपको मैच द कॉलम करना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन,
टास्क फोर्स, फ्री फॉर्म और मैट्रिक्स। तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है एडहॉक टीम फॉर्म टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम, यानी कोई टेम्परेरी टीम को बाहर से बुलाया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो मैम इसमें हमें टास्क फोर्स को बुलाना होता है, इसको हम बोलते हैं टास्क फोर्स, जो बाहर से टेम्परेरी आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। सेकेंड है सुटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें एक्सपर्टीज भी होती है, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर होता है स्टेटस फ्री एंड हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस फ्री है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई फॉर्मल रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो कम करते हैं, मतलब करते हैं बट इतना नहीं होता कि बहुत डिसिप्लिन है, बहुत रिजिड रूल्स है, इसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर है लास्ट में डिजिटल और डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन। बेटा डिजिटली चीज हमेशा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सो आपका फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का आपका ऑप्शन रहेगा मैट्रिक्स, थर्ड का आपका रहेगा फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल का रहेगा वर्चुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसमें मैच करिए। प्रोबेबिलिटी है थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो जहां मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन कर दो, जहां ऐड का साइन दिया हुआ है वो एडिशन हो जाएगा, और जहां पे आपका एच डिवाइडेड बाई ई दिया हुआ है ये बेस की थ्योरम है बेटा, और जो आपका सेकंड है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई वन, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला। इसको याद कर लीजिएगा सारे फॉर्मूले, इससे क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुआ है सेम एज इट इज, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ रहेगा, सेकंड का थर्ड रहेगा, थर्ड का सेकंड रहेगा और फोर्थ का फर्स्ट रहेगा। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द कॉलम है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले दिया हुआ इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, जहां पे आप इंटरेस्ट पे ना कर पाओ, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं बेटा करंट रेशियो। इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, आप रिसीव कर नहीं पा रहे हो तो वो होता है डेट टर्नओवर रेशियो। और फिर लास्ट है आपका रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर फंड्स बीइंग मच हायर देन द ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका डेट इक्विटी रेशियो। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, जिनको लर्न होगा वो यहाँ पे इजिली लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगेन द मैच द कॉलम है, मार्केट फॉर्म्स के टाइप्स दिए हुए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। मम्मी चार्जर। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है बेटा क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें आप किसी को लूट नहीं सकते कस्टमर्स को। अगर डेयरी मिल्क 10 रुपए की मार्केट में मिल रही है ना, तो सब 10 में ही बेचेंगे, क्योंकि सेम डेयरी मिल्क है, आपने कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर दिया उसमें, ठीक है। वैरायटी वाली बात अलग है कि नट्स वगैरह जो होते हैं, और नट्स वगैरह वो महंगे आते हैं, बट आती तो सेम चॉकलेट सेम प्राइस की है ना, कोई सा भी आप वैरायटी ले लो। फिर होता है मोनोपोली। देखो बेटा मोनोपोली के अंदर क्या होता है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको पता है, मैंने आपको बोला ना कि प्योर मोनोपोली नहीं होती, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है कि किसी और से आप अलग चार्ज कर रहे हो, किसी और से अलग कर रहे हो। फिर है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट की बात करी जाती है, और ओलिगोपोली के ऊपर आपकी प्राइस रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। ठीक है, प्राइस की क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से आपको मैच द कॉलम करना है। सबसे पहला संक कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। देखो संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक बार तो हो जाती है, ठीक है, उससे लेकिन एक बार हो गई तो हो गई, फिर उसको आप कवर नहीं कर सकते बेटा, फिर उस कॉस्ट से आपका डिसीजन पे कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो संक कॉस्ट होती है आपकी कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय द फर्म डिसीजन, एक बार हो गई उसको कवर नहीं कर सकते। मार्जिनल कॉस्ट होती है आपकी चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट,
इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है बेटा, वैल्यू ऑफ इनपुट ओन्ड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। यानी आपने रेंट में, देखो आपके पास दो कमरे थे, आपने क्या करा, दूसरा कमरा रेंट पे देने की जगह अपना बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर दिया, यानी आप चाहते तो वहां से पैसे ले सकते थे पर आपने खुद ही यूज कर लिया, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये देखो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए इनमें तो इतना टाइम नहीं लगता ना कि आप करो बैठ के, इसको तो फटाफट कर देना है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। अभी देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका मैच द कॉलम में, इसमें आपको थ्योरी से मैच करना है कौन किसकी थ्योरी दी गई थी। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, फैक्टर इंडोरमेंट, नेशनल कॉम्पिटिटिव एंड कंपैरेटिव कॉस्ट, बताओ। देखो एब्सोल्यूट एडम स्मिथ है, इसमें तो कोई समझाना नहीं है। फैक्टर इंडोरमेंट हैकर की है, ठीक है। और आपकी नेशनल कॉम्पिटिटिव आपकी माइकल पॉटर है, और कंपैरेटिव आपकी डेविड रिकार्डो है, बस। अब इसमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। चलो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है और इनके ईयर्स दिए हुए हैं जो आपको मैच करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आईटी एक्ट और कंपटीशन एक्ट। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग को रट गया, मुझे भी अभी तक ये याद है, सोचो। और अभी तो मैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तैयारी नहीं कर रही और शायद भूल भी गई होंगी मैं बहुत सब कुछ, बट अभी भी डेट्स तो ऐसी कॉमन हो जाती हैं जो आपको ओरली याद रहती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, आईटी एक्ट आपका 2002 और 2000, आईटी एक्ट। आई थिंक कंपटीशन एक्ट आपका 2000, देखो मुझे कंफ्यूजन हो गया इसके अंदर, तो हम ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, इससे अगर कंफ्यूजन हो गया, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया, अभी कह रही थी मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट का सेकंड है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट थर्ड है, 2005 है बेटा। और आईटी एक्ट आपका 2000 का है, और कंपटीशन एक्ट 2002 का है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डेट्स याद करना इज वेरी डिफिकल्ट, सेक्शन डेट्स ये वो, कॉमर्स तो इतना कुछ है, क्या ही याद करे, इंसान पागल हो जाए कॉमर्स के चक्कर में तो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGST, what is the correct sequence of the distribution of amount realized under the section 144 of CGST rules? CGST rules के अंदर आपको जो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, अप्रोप्रिएट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस, अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर अंडर द एक्ट, यानी आपको सीक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले बेटा मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ठीक है, उसको देखना है आपको। ये देख लिया मैम हमने। फिर हमें देखना है अमाउंट ड्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डिफॉल्टर बेटा। पहले हमने क्या देखा मैम, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नंबर 1 लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद हमें अमाउंट ड्यू देखना है डिफॉल्टर का। फिर हमें देखना है डिफॉल्टर का अंडर द सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के 2017 नंबर 3। फिर जो बैलेंस बच जाएगा उसको हमें रिफंड कर देना है 4। सो 1324 ये रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है, 1324। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को देखना है, उसके बाद डिफॉल्टर को देखना है, फिर डिफॉल्टर आईजीएसटी एक्ट वाला देखना है, फिर उसके बाद रिफंड का, ठीक है। ठीक है चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेंट सीक्वेंस में बेटा ये बताना है। सीक्वेंस के क्वेश्चन बहुत आएंगे, पहले बता दिया है। इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन, फिर आपका एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, फिर आपका राउंडिंग ऑफ। देखो सबसे पहला होगा आपका इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स, सबसे लास्ट होता है राउंडिंग ऑफ, 1/4 हमें पता चल गया, आप लगा दो, ठीक है। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट करते हैं हम लॉस का, ठीक है, क्या करते हैं मैम, एडजस्टमेंट, फिर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस कैपिटल इनकम। सो 1324 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, फिर उसके बाद आपका एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, फिर उसके बाद डिडक्शन होगा, फिर लास्ट में राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 3 सेकंड 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन। अरे ये तो आप लोगों ने 11th 12th में खूब रट्टा मारा होगा, मैंने तो बहुत मारा था ये। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो वही आपको स्टेप्स में लगाना है। सबसे पहले मैम प्लानिंग होता है, फिर मैम ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर मैम स्टाफिंग होगा, देन नेक्स्ट यू विल गो फॉर डायरेक्टिंग, फिर आप कोऑर्डिनेटिंग करोगे, लास्ट वाला होता है कंट्रोलिंग। 1 3 2 5 6 4 1 3 2 1 3 2 ढूंढो ढूंढो कहाँ है।
प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है, थर्ड फर्स्ट थर्ड सेकंड, सेकंड के बाद फिर सिक्स्थ, फिर आपका फोर्थ, और फिर फिफ्थ। ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस द फॉलोइंग CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। CSR के स्टेप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस करना है। सबसे पहले बोला गया है 500 पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, बिल्कुल सबसे पहले यही देखा जाएगा। जिनकी पॉजिटिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है वो CSR एलिजिबल है वो लोग, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंड स्टेप होगा बेटा जिनका टर्नओवर 1000 से ज्यादा है, ठीक है। पहले आप वो देखोगे फर्स्ट और सेकंड। तो यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ आपका सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग अपना टिक लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले पॉजिटिव 500 करोड़ है, फिर टर्नओवर है। तो यानी सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा फर्स्ट, फिर आपका रहेगा फोर्थ, फिर आपका रहेगा 5%, सॉरी 5 नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़, ठीक है, थर्ड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर आपका ये रहेगा लास्ट, फिर पीनल एक्शन रहेगा सबसे लास्ट। 1 4 3 2 5, यार बड़ा इसमें ड्रामा रहता है ABCDDECG ऑप्शंस देखने में। 1 4 3 2 5 1 4। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। आप लोग ये टिक लगा लेना प्लीज, बहुत मुझे कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव नेट वर्थ देखेंगे 500 करोड़ की, फिर 1000 का टर्नओवर देखा जाएगा बेटा, फिर नेट प्रॉफिट होगा 5 करोड़ का, फिर 2% एवरेज प्रॉफिट स्पेंड्स ऑन CSR, लास्ट में पीनल एक्शंस। अब आप इसको अरेंज कर लेना क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। वैसे मैंने आपको सही बता दिया है, आप लोग अरेंज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सीक्वेंस आपसे पूछे गए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सीक्वेंस आपको बताना है। सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग द वेरिएंसेस एंड कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस, डिस्पोजिंग द वेरिएंसेस एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो बेटा मैं एक लाइन में आप लोग को समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट को स्टैब्लिश करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब, मैंने बोला कि मैं एक टेडी बियर बना रही हूँ और इसका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट रहेगी वो 200 रहेगी। मैंने ये मान लिया, क्या रहेगा मैम, 200 रहेगी। मैंने एक टेडी बियर बनाया भाई, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने बोला कि 200 रुपए। ऐसे समझ लेना स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। फिर मैंने एक्चुअल कॉस्ट को मेजर किया, और एक्चुअल कॉस्ट तो 150 ही लग रही है खाली बनाने में, पर मैंने स्टैंडर्ड बनाया था 200 का। पर एक्चुअल कॉस्ट तो मैम 150 में ही बन जाएगा टेडी बियर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैम हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये 200 है, ये 150, यानी बचा कितना 50, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये 50 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, जब मैंने 200 का सेट किया, ये 150 का क्या क्यों पड़ रहा है ये, यानी इसके अंदर कुछ रीजन है, कुछ कॉज है, कुछ दिक्कत है। तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे मैम। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे एंड वेरिएंसेस टू द प्रॉफिट एंड सेंटर्स, यानी 1 2 4 5 3। वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। इसको बहुत इजी कर सकते हो, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है, इसी तरीके से करना। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टैब्लिश करी जाएंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर जो वेरिएंसेस निकलेंगे कि क्या कारण है इस रीजन का कि इनके बीच का डिफरेंस 50 क्यों आ रहा है, मैंने तो 200 से ज्यादा 150 क्यों हो रहा है ये, ठीक है। फिर लास्ट में डिस्पोज द वेरिएंसेस एंड प्रॉफिट सेंटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपको सीक्वेंसिंग का एक्टिविटीज लगानी है अकाउंटिंग में। सबसे पहला है जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, फिर है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बताइए। देखो बेटा सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, नंबर 1। फिर उसके बाद जर्नलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्राई करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं मैम, मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस डिसीजन। 2 1 4 3 5 इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सवाल था 11th क्लास का। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, फिर उनको जर्नलाइज करके फिर लेजर अकाउंट बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर एनुअल स्टेटमेंट बनाओगे, फिर उसका मीनिंग निकल आएगा कि आप कितने प्रॉफिट कितने लॉस में हो।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन स्टेटमेंट का। इक्विबिलियम, चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। Equilibrium price of a commodity is the price at which the quantity demanded of the commodity equals the quantity supply। बिल्कुल इक्विबिलियम प्राइस बेटा यही होता है जब आपका प्राइस क्वांटिटी डिमांड सप्लाई के बराबर हो। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तभी तो इक्विबिलियम प्राइस बनता है। करेक्ट है मैम, स्टेटमेंट तो करेक्ट है असर्शन का। इक्विबिलियम इज अ कंडीशन वंस डिटरमाइंस टेंड्स टू परसिस्ट इन टाइम। बिल्कुल, अगर इक्विबिलियम एक बार हमने डिसाइड कर दिया, निर्धारित होने के बाद उसको हमें बनाए रखना होता है, ये भी करेक्ट है। बट दोनों सही है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे बेटा, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इक्विबिलियम से डिटरमाइंड का कोई मतलब फिक्स रहने का कोई मतलब नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई बिकॉज इट परसिस्ट इन टाइम, क्योंकि ये टाइम के साथ सेट रहता है, नहीं ना, इस वजह से थोड़ी ना होता है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का आपको यहाँ पे लगाना है प्रोसेस, ठीक है, स्टेप्स बताने हैं कैपिटल बजटिंग के। ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्काउंटिंग रेट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन और एनपीवी। डिटरमाइन द एनपीवी। तो सबसे पहले कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, फिर आपका डिस्काउंटिंग रेट होता है, फिर डिटरमाइनिंग द एनपीवी, और लास्ट में हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 3। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट रीजनिंग का। सबसे पहले बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट्स हुज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशंस आर अनलॉफुल आर वॉइड। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट्स इन लीगल ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ वॉइड्स। बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसका कंसिडरेशन या आपस में लेन देन जो करते हैं, अगर वो अनलॉफुल है तो वो वॉइड होता है। बिल्कुल मैम, जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट करना, ठीक है, अब जुआ वगैरह में करना। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने वाले भी अनुबंध शून्य होते हैं। अगर आप कोई इलीगल चीज करोगे तो वो भी वॉइड रहेगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। वर्कर्स पार्टिसिपेशंस इन द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन सच अ वे एरियाज ऑफ एक्टिविटीज वेयर दे कैन मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वर्कर्स में नॉट बी कॉम्पिटेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। देखो, जो वर्कर पार्टिसिपेशन होता है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो सिर्फ वर्कर्स को ही इन्वॉल्व करती है जहां जहां पे वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, जहां काम पड़ेगा वही उनको यूज करता है मैनेजमेंट। तो वर्कर्स में नॉट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज। देखो, ये लोग ना धरने पे बैठ जाते हैं, बट ये ना सही बोल रहे हैं कि इतना कॉम्पिटेंट नहीं होते वर्कर्स जो समझ पाए कि भाई मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। इसीलिए मैनेजमेंट उनको इसीलिए पॉजिटिव जगह पे ही लेती है, क्यों? क्योंकि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर आप बिकॉज जोड़ोगे ना बेटा तो ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वहीं पे इन्वॉल्व करते हैं वर्कर्स को जहां पे वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके, बिकॉज क्योंकि वर्कर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो समझ सके मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए, आज का सेशन यही तक था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे एंड सॉरी फॉर अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो चलिए, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।